बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। अरे बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की। अरे जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी को लेकर के आया हूं बिहार पुलिस 2023 में 21,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर भी और आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी मैं एक साथ लेकर के आया हूँ। तो हमारे साथ आप जो है 50 क्वेश्चन बिहार पुलिस का प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं मैं ऑनलाइन ऑलरेडी डाल चुका हूं यूट्यूब पर। तो आज मैं फिर से लेकर के आया हूं आपके लिए बिहार पुलिस जो 2023 में आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए मैं सेट प्रैक्टिस करने वाला हूं, ताकि जो भी आगामी वैकेंसियाँ हों आपसे छूट ना जाए। तो हंसते खेलते हम लोग जो है क्या चीज़, हंसते खेलते हम लोग बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत ही डिटेल तरीका से रहेगा, फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा और तेज़ी से रहेगा। तो आप लोग भी हमारे साथ तेज़ी से ही बोर्ड पर अंत तक बने रहें, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है छूट ना जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो क्या है देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो क्या चीज़ है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, यानी कि बिहार के जो पटना शहर है, बिहार के पटना के बांकीपुर में, क्या चीज़, पटना के बांकीपुर में जो है, पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में, कब, 1912 ईस्वी में कांग्रेस का जो है बिहार में प्रथम अधिवेशन हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष जो थे रघुनाथ नरसिंह जो थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, बिहार में एक और कांग्रेस के अधिवेशन हुई है जो 1922 ईस्वी में हुई है, और यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था और यह गया में हुआ था। कि कहाँ हुआ था, गया में। उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे, उस समय एक अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारी क्या कह रही है कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहला जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी वो बांकीपुर में हुई है। फिर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय औद्योगिक बैंक जो हमारी है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, इसकी स्थापना की अगर जो बात कर लेते हैं तो स्थापना जो हुई थी, स्थापना इसकी 1971 ईस्वी में हुई थी। और यह 1971 ईस्वी से लगातार वर्क करता हुआ, अपना काम करता हुआ, यह अपना काम जो है 2012 ईस्वी तक किया था। 1971 ईस्वी से काम किया था भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, और यह 1971 ईस्वी से लेकर के 2012 ईस्वी तक किया था। और इसके बाद इस बैंक को बंद कर दी गई, और यह बैंक जो है अपने सेवा को यहीं तक समाप्त कर दिया। और जो इसका मुख्यालय था, कहाँ था, इसका मुख्यालय जो था वह कोलकाता में था। कहाँ था, कोलकाता में इसका मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता। तो क्वेश्चन क्या चीज़ है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। उसके बाद 1857 से 1859 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन थे। यानी कि जब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, हम लोग स्वतंत्र होने के लिए प्रथम बार जो लड़े थे तो 1857 ईस्वी में, जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया है। किसे कहा गया, सिपाही विद्रोह। तो क्या चीज़ है, 1857 से लेकर के 1859 ईस्वी तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। उसका एक पुस्तक आया था, वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर के जो है पुस्तक लिखे थे। और उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक के आप लोग नाम बताएं
उस पुस्तक के, तो उस पुस्तक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस। क्या चीज? फॉर इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस जो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स, एल्फ्रेड एंगल्स, क्या चीज? एल्फ्रेड एंगल्स के द्वारा लिखा गया द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस। यानी कि भारत जो है पहला यह स्वतंत्रता के लिए यह पहला युद्ध लड़ा है, और यह कार्ल मार्क्स के द्वारा 1857 से 1859 ईस्वी में जो है 1857 ईस्वी से लेकर के 1859 तक प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है उसी दौरान यह जो है यह पुस्तक लिखी गई है। और मैं बात कर लेता हूँ, और 1862 ईस्वी में, क्या चीज़? 1862 ईस्वी में एक कार्ल मार्क्स का एक और पुस्तक आया था जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? दास कैपिटल। और दास कैपिटल को एक नाम से और हम लोग जानते हैं जिसको क्या चीज़? समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, का बाइबल, समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। और जो है कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के हैं। तो देख लीजिए कि 1857 ईस्वी से लेकर के 1859 ईस्वी तक जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उस दौरान जो किताब लिखी गई थी कार्ल मार्क्स द्वारा और एल्फ्रेड एंगल्स के द्वारा, और वो पुस्तक का नाम क्या था? द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस। और 1862 ईस्वी में और एक भी आया था कार्ल मार्क्स का पुस्तक जिसको हम लोग दास कैपिटल्स, यानी कि दास कैपिटल इसे कहते हैं जो समाज के लिए इन्होंने जो समाज वर्ग के लिए, यानी समाज में जिस प्रकार से मजदूरों को शोषण किया जाता था उस मजदूर को शोषण को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल। और दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबल भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। और यह जो है दास कैपिटल बुक की रचना जो है 1862 ईस्वी में किए हैं, और यह जर्मनी के रहने वाले हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बता देता हूं मैं, पाइका नृत्य जो है एक राज्य से संबंधित नहीं है। पाइका नृत्य जो है कई राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य जो है उड़ीसा में भी किया जाता है, कहाँ? उड़ीसा में भी किया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज जो जनजाति है, क्या चीज? मयूरभंज जनजाति इसी के द्वारा उड़ीसा में किया जाता है। और इसके अलावा क्या चीज़? इसके अलावा यह पाइका जो नृत्य है बिहार और झारखंड में भी किया जाता है। कहाँ? बिहार और झारखंड में भी जो है क्या चीज़? पाइका नृत्य किया जाता है। तो कहाँ हो जाएगा? बिहार में जो है पाइका नृत्य किया जाता है, और झारखंड में भी और उड़ीसा में भी किया जाता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगी कि मयूरभंज जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाइका नृत्य होगी जो मयूरभंज जनजाति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड यानी इंडिया को डिवाइड करने वाला, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो एक पुस्तक आई है उसका क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड। क्या चीज? इंडिया डिवाइडेड जो है पुस्तक। और ये जो है जेल में ही यह पुस्तक लिखे हैं, लेकिन 1946 ईस्वी में इस पुस्तक की प्रकाशन हुई है। इस पुस्तक की क्या चीज? प्रकाशन हुई है। और मैं बता देता हूँ, और इससे पहले बता देता हूँ कि अब्दुल कलाम आज़ाद जानते हैं कि जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और अब्दुल कलाम आज़ाद कौन सा पुस्तक लिखे? इंडिया विंग्स फ्रीडम। क्या चीज़? इंडिया
विंग्स, ये सब फेमस पुस्तक है, ये आपको याद रखनी होगी। इंडिया विंग्स फ्रीडम, फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आज़ाद। और लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया किन के द्वारा लिखा गया है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्ट्रगल, यानी कौन चीज? द इंडियन स्ट्रगल। इधर लिख देता हूं मैं, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल किनके द्वारा लिखा गया है? द इंडियन स्ट्रगल, तो सुभाष चंद्र बोस। यानी ये सब जो पुस्तकें हैं वो फेमस पुस्तकें हैं, आपको याद करना आसानी होगा। देखिए अबुल कलाम आज़ाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इंडिया विंग्स फ्रीडम लिखे हैं। क्या चीज़ लिखे? अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम। एक बार आप लोग भी हमारे साथ बोल लीजिए ताकि आपको याद करने में आसान हो। इंडिया विंग्स फ्रीडम कौन लिखे हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन सा पुस्तक लिखे हैं? द इंडियन स्ट्रगल, यानी इंडिया को स्ट्रगल करने के लिए ये बोल रहे हैं। उसके बाद लाला लाजपत को एक क्या चीज़ लिखे हैं? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत जो है इंडिया जो जब बंटवारा इंडिया को दो भागों में डिवाइड की गई थी और भारत और पाकिस्तान, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इंडिया डिवाइडेड लिख दिए थे। क्या चीज़? इंडिया डिवाइडेड लिख दिए थे। और वही डिवाइडेड के कारण लाला लाजपत जो राय थे अनहैप्पी यानी कि खुश नहीं थे, इसीलिए अनहैप्पी इंडिया लिख दिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मिशन इंद्रधनुष कौन क्या चीज़ है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है, या मिशन इंद्रधनुष जो है, यह 2017 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 2017 ईस्वी में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री तो जानबे करते हैं कि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और नरेंद्र मोदी ने ही 2017 ईस्वी में मिशन इंद्रधनुष चलाया था। और मिशन इंद्रधनुष में क्या होता है? यानी कि गर्भवती महिला, क्या चीज? गर्भवती महिला या 2 साल के बच्चे या 2 वर्ष के बच्चे के लिए जो टीका उपलब्ध कराया गया था। क्या चीज? टीका उपलब्ध कराया गया था, उपलब्ध कराया गया था। इसी को हम लोग मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। और यह जो है, यह कहाँ इसकी शुरुआत की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी गुजरात में की गई थी। गुजरात में। कहाँ की गई थी? गुजरात में। और गुजरात के कहाँ की गई थी? तो वाडनगर में। गुजरात के कहाँ? वाडनगर में। यानी ये पूछ देगा मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो वाडनगर गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आसानी है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये तो आपको डायरेक्ट याद करनी होगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड या पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो आप जानते हैं पेंसिल देखे होंगे। तो पेंसिल का ये जो लिखने वाला भाग होता है जिसको नोखी हम लोग कहते हैं, तो ये जो नोखिया में लिखे वाला भाग होता है, जब उसको देखिएगा कि वो क्या चीज़ होता है, उसमें पेंसिल के लेड यानी पेंसिल के जो लीड होता है लेड, उसमें कौन सा धातु लगा होता है। और हम जानते हैं कि पढ़े होंगे कि ये धातु के है कि अधातु, तो इसको हम लोग उपधातु के रूप में रखते हैं। उपधातु क्यों रखते हैं? क्योंकि पेंसिल का जो नोखी है धातु का पहचान क्या है? पीटने पर आवाज़ निकलेगी। नॉर्मल जो धातु है उसके मैं पहले बता देता हूँ। पीटने पर आवाज़ निकलेगी। इसको पीटेंगे तो ये लम्हरा जा सकता है, चादर इसको बनाया जा सकता है, ये सब धातु, और इससे करंट पास की जा सकती है। लेकिन जो पेंसिल के नोखी अगर जो दोनों पट्टी से ले लीजिएगा पेंसिल, दोनों पट्टी से पेंसिल को छील लीजिए पेंसिल को। उसके बाद अगर जो प्लग में इसको डालेंगे पेंसिल को और
एक पट्टी छुएंगे तो रिफ्रेश आपको कर देगा एक कैमरा, और हो सकता है झटका में ऊपर भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। तो वही बता रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता था। तो लेड पेंसिल ग्रेफाइट, यानी जो पेंसिल के नोकी रहती है उसको हम लोग क्या चीज़ ग्रेफाइट कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। और देख लीजिए किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। अगर जो आपसे पूछ दे नवरत्न, तो नवरत्न की संख्या यानी नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है, तो नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है। महारत्न कंपनी की संख्या 12 है और नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है। और अगर जो आपको फुल डिटेल से महारत्न कंपनी, ये तो मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो थोड़ा शॉर्टकट में नहीं मार रहा हूँ, तो अगर जो आपको फुल डिटेल में पढ़ना है महारत्न कंपनी, तो मेरा देख लीजिएगा जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। मैं महारत्न कंपनियाँ और नवरत्न कंपनियाँ को पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख करके महारत्न और नवरत्न वहाँ से भी आप कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा तेजी होगा ही। और मैं यहाँ ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से एग्जाम में अटेम्प्ट लिया जाए क्वेश्चन पर, ताकि आपको बनाने में आसान हो। क्योंकि अभी मध्य निषेध का एग्जाम चल रहा है, तो मध्य निषेध और बिहार पुलिस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेट प्रैक्टिस आप करके जाइए, दो कोई भी कर लीजिए। बिहार पुलिस और मध्य निषेध का जो सिलेबस है वो सेम ही है, तो इसको आप आसानी से करके जा सकते हैं। और 14 तारीख को जो है मध्य निषेध का जो है एग्जाम होने वाला है। तो क्या चीज़ है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो जेल में जाइए तो महारत्न कंपनियां होगा। क्या चीज़, जेल में जाइए तो महारत्न कंपनियां होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फिर क्या है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत का कौन सा जो राज्य है वो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। तो 1 नंबर पर कौन है, उड़ीसा जो है सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। भारत जो है लोहा उत्पादन में कैमे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है। लोहा उत्पादन में भारत के कैमे नंबर पर है, चौथे नंबर पर। प्रथम नंबर पर कौन है, तो प्रथम नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। क्या चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है। और अगर जो बात करते हैं तो दूसरा नंबर पर कौन है, दूसरा नंबर पर ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील है। और अगर जो हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर पर कौन है, तो तीसरा नंबर पर हमारे जो छोटे आँख वाले भुट्टे जो लोग होते हैं, इतने गुगो, चीन। कौन लोग हैं, चीन बड़ी खतरनाक है, इससे बच कर रहिएगा। तो भारत का जो लोहा उत्पादन में है, भारत का नंबर चौथा है। प्रथम ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा ब्राज़ील का है, और तीसरा छोटे आँख वाले चाइनीज का है। किसका है, छोटे, बहुत खतरनाक है, हड़प लेता है हमारे भारतीय देशवा को। देखिए, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में किसने पास किया हो। यानी कि जब हम जिसको लोकसभा में जो चुनाव होती है, तो लोकसभा को सदस्य को हम लोग संसद कहते हैं। तो संसद जब कोई नियम कानून बना देती है, तो वह नियम कानून उसके बाद चेक होने कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उसे सिग्नेचर कर देता है, यानी कि पहले क्या चीज़, पहले संसद में कानून बनती है, उसके बाद चेकअप के लिए राज्यसभा भी जाता है, उसके बाद फाइनली जो चेकिंग होती है, राज्यसभा का कोई इतना वैल्यू नहीं है, फाइनली जो चेकिंग होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। तो राष्ट्रपति जब फाइनली वो चेक करके राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा, तो वो कानून है जो लागू हो सकती है। अगर जो राष्ट्रपति एक कानून उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा, तो ये कानून मान्य नहीं होगा, वह कानून वहीं रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी है, अगर जो कोई भी विधेयक जाती है या कोई भी कानून जाती है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर ही उसका रिपोर्ट देना होता है, ये सही है या गलत है। राष्ट्रपति उसे चाहे तो इसको दोबारा चेक के लिए भेज सकता है कि आप दोबारा इस पर विचार भी करें। अगर जो उसकी इच्छा है कि गलत है, तो एक बता देगा कि गलत है, लेकिन 14 दिन के अंदर कुछ ना कुछ रिपोर्ट
रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर जो 14 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो ये कर मतलब संसद द्वारा समझ आ जाता है कि ये मान्य है और उस कानून को जो है संसद लागू कर देता है। तो कौन क्या चीज़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया से आराम से पढ़िए। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है, तभी यानी जब संसद कोई विधेयक बनाता है तब वह नियम कानून मान कब होता है, जब उसे निम्नलिखित यानी जो दिया हुआ है उसमें से कौन पास करेंगे। तो अभी मैं बताया हूं कि जब राष्ट्रपति पास कर देंगे तो यह नियम कानून है जो लागू हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वानिक किसे कहते हैं। क्या जी, वानिक क्या चीज, किसको क्या चीज, वानिकी, वानिकी ओह नहीं गया, हाँ वानिकी, क्या चीज वानिकी, यानी वानिकी किसके कहते हैं। तो वान से जानेंगे वन, क्या चीज वन, अब वन में क्या होता है जंगल, तो यानी जंगल, तो यानी इसको वानिकी किसको कहते हैं। जब हम लोग पौधे रोपण करेंगे, क्या चीज, पौधे रोपण करेंगे, रोपण करेंगे, क्या चीज, पौधे रोपण करेंगे और जंगल को सुरक्षा करेंगे, क्या चीज, जंगल को सुरक्षा करेंगे, जंगल को सुरक्षा करेंगे। उसके बाद और क्या चीज़ करेंगे, जंगल को सुरक्षा और इसका प्रबंधन करेंगे, यानी देखभाल करेंगे, प्रबंधन करेंगे। जब इसको प्रबंधन करेंगे, इतना चीज़ आप कर दीजिएगा तो आपको वानिकी की स्थापना, वानिकी मतलब जंगल ही होता है। तो मेन रूप से वानिकी मतलब क्या चीज़, जंगल। तो जंगल कब लगाएंगे, पौधे रोपण अधिक से करेंगे, जंगल का संरक्षण यानी कि जंगल की कटाई तटाई नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंधन यानी कि बढ़िया से देखभाल करेंगे, तभी जो है वानिकी। और वानिकी किसको कहते हैं, जब खुले भूमि में, क्या चीज़, खुले, वानिकी संरक्षण क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं, खुले भूमि में हम लोग चारा भी लगा सकते हैं, क्या चीज़, चारा। जहाँ देखेंगे कि भूमि बंजर है तो वहाँ चारा की भी व्यवस्था पशु के लिए कर सकते हैं। और वहाँ क्या चीज़, और वहाँ वन का उपयोग, और वहाँ वृक्षारोपण, क्या चीज़, वृक्षारोपण, और वहाँ वृक्षारोपण करके भी हम लोग वानिकी को सुरक्षित करेंगे, ताकि वहाँ से हमको बहुत कुछ मिलेगा। लकड़ी भी सबसे कीमती चीज़, क्या चीज़, लकड़ी भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, और जानवरों के लिए चारा के रूप में भी सारा चीज़ व्यवस्था होगी। तो क्वेश्चन जो हमारे क्या थी, सामाजिक वानिकी यानी समाज में वानिकी किससे संबंधित है। तो देख लीजिए, पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, यानी जहाँ जहाँ पवित्र जगह है, जहाँ जैसे कि मंदिर है तो मंदिर में जगह मंदिर हो जा जंगल हो जा के पेड़ पौधा को बचा लेंगे तो वानिकी की स्थापना। वानिकी का मतलब मैं एक लाइन में बताया हूँ कि जंगल, क्या चीज़, मैं एक शब्द में बताया हूँ जंगल, तो क्या चीज़, पवित्र जगह पर होगा। बुड़बक बुझ लिया है हमारे बिहार वाला के। नेक्स्ट देख लीजिए, खाली जमीन पर ईंधन चारों तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। पादप माने क्या चीज़ होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। पादप माने होता है पेड़ पौधा, क्या चीज़, पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा। तो क्या चीज़, खाली जमीन, यानी जहाँ जमीन खाली है, बंजर है, उस पर क्या चीज़, जमीन पर क्या चीज़, ईंधन चारा के लिए, यानी लकड़ी यानी जलावन और चारा के लिए, पर्यावरण हित के लिए कोई अगर जो पादप लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, तो वो सामाजिक वानिकी से संबंधित है। लेकिन मैं ये तो सही है, लेकिन ये पहला होगा गलत, दूसरा सही है। मैं लेकिन तीसरा को भी पढ़ लेता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ को काटना, तो इससे वानिकी यानी कि जंगल सुरक्षा होगा। जब हम खेती करने के लिए पेड़ के काट देंगे तो ये तो और बिल्कुल गलत है। बुड़बक बुझ लिया है हमारे बिहार वाला के। अभी देखो तुमको हम बताते हैं। जंगलों से ग्रामीणों द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादकों को इकट्ठा करना। गैर लकड़ी यानी कि उसको पेड़ तेड़ के काट उठ के लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो उससे हमको वानिकी बचेगा, बिल्कुल नहीं। तो वानिकी किस प्रकार से है, तो खाली जमीन पर ईंधन के लिए, चारा के लिए, पर्यावरण हित के लिए पादप जो लगाएंगे यानी पेड़ पौधा लगाएंगे, उससे वानिकी जो है, इसी से वानिकी जो है संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकारी नहीं है। ओहो हो, तो यानी हम लोग जानते हैं कि भारत में मूल अधिकार कितना है, मूल अधिकार
मूल अधिकार कितना है अभी? तो मूल अधिकार हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? वर्तमान में मौलिक अधिकार, वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार वो 6 है। इससे पहले जो था, पहले कितना था? पहले मैं लिख देता हूँ, पहले जो था पहले 7 था। तो 7 था, तो 7 को 7 यानी अब 6 बच गया है। तो किसको हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा करके इसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या चीज़? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और 44वां जो संशोधन हमारा हुआ है, कईवां 44वां जो संशोधन हुआ है, 44वां संशोधन कब हुआ है? 1978 ईस्वी में। इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया गया है। कि कौन सा अधिकार में बदल दिया गया है? विधिक अधिकार में बदल दिया गया है। और इसको जो है अनुच्छेद कितना में रखा है? 300 के क में रखा है। क्या चीज? 300 के क में, यानी संपत्ति के अधिकार ये भी पूछ देगा कि 300 के क में रखा गया है। यानी कि जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार इसको कहाँ से चुराया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से चुराया गया है। कहाँ के? अमेरिका के संविधान से जो है चुराया इसको गया है। चुराया नहीं गया है, छापा गया है, फोटोकॉपी किया गया है। हम जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश, और इसमें बात कर लेते हैं इसका जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसका मौखिक संविधान नहीं है, इसका संविधान जो है लिखित संविधान है। और इस लिखित संविधान के लिए भारत जो है सबसे बड़ा, और इसका जो संविधान है नहीं ज़्यादा कठिन है और नहीं ज़्यादा लचीला है। क्योंकि जब भारत के जो प्रथम कानून मंत्री हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बता दिया कि हमारा संविधान जो है ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा लचीला है, एकदम बैलेंसिंग है। इसमें अगर जो आगे दिनों में कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि को आप संविधान संशोधन द्वारा नया लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से मौलिक अधिकार को संपत्ति के, यानी कि जो आपके पास संपत्ति है वो भी आपका संपत्ति अब नहीं बच गया है, वो भी संपत्ति सरकार ला के लूट के लेके जाएगा, आप सिर्फ मुँहे देखते रहिएगा। तो यानी कि संपत्ति के अधिकार को आप कानूनी अधिकार कहें या विधिक अधिकार कहें, उसमें भी बदल दिया गया। और संपत्ति के अधिकार जो है अब कितना? अब 300 के क में रखा गया है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में कौन किए हैं? तो मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस पर काम किए हैं। तो वही है क्या चीज़। और वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है 6, कितना बच गया है? 6 बच गया है। तो अब बता दीजिए कि अब क्या चीज़ है? मूल अधिकार कौन नहीं है इसमें? तो कानून के समझ समानता, यानी कानून के समझ समानता, ये तो बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता, तो यही तो मौलिक अधिकार है कि धर्म के प्रति जो है सभी को स्वतंत्रता है, सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। भाषण देने की स्वतंत्रता, कोई भी भाषण है वो दे सकता है, बोल सकता है। और इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता होती है। और शिक्षा प्राप्त करने की जो स्वतंत्रता होती है, यही है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और ब्याह करने की स्वतंत्रता है। आप जयरामन तेरा से ब्याह कर लीजिए, गोर रहे कार रहे, और सरकार के काम है, ऊंची जाति रहे नीचे जाति रहे, केरो से कर लीजिए, ये सरकार जो है स्वतंत्रता देती है। और क्या चीज़ है? अपना शिक्षण संस्था बनाने का पर प्रतिबंध। ये भी नहीं है कि अगर जो आप अपना शिक्षण संस्था, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल आप खोलते हैं, तो इस पर भी सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो यही गलती है। क्या चीज़? बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो नई सरकार कहाँ बोला है कि तू अगर जो प्राइवेट स्कूल खोलेगा तो हम बंद करवा देंगे, हम तो पढ़ाइए रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? अब बता दीजिए, मानव शरीर में जो है पीत रस की कार्य है, पीत रस की करेगा। तो पीत रस जो है पाचनकारी इंजाइमो पेप्सिन और रेनिन का जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। क्या चीज़ करता है? और पीत रस यानी पीत जो है नाशपाती आकार के, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पीत का आकार कैसा होता है। तो पीत का जो आकार है नाशपाती होता है। क्या चीज़? नाशपाती होता है। और जो पीत रस से जो यानी जो रस जो निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है?
पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। तो आप जानते हैं कि एजा इस प्रकार से ले लीजिए, मैंने ये पीएच स्केल यानी सूचकांक नापने वाला ले लिया हूँ, अम्ल और भस्म इधर 7 है, तो 7 उदासीन होता है। क्या चीज़ उदासीन होता है। और इससे जब हम लोग नीचे चला जाएंगे तो ये अम्ल हो जाएगा, और इससे जब ऊपर चले आएंगे तो यह क्या चीज़ हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या चीज़, अम्ल और भस्म हो जाएगा। तो 7.7 है। पीतरस क्या चीज़ है, पीतरस का 7.7 है। तो यदि इधर है तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अम्ल है कि भस्म है, तो यह जो है पीतरस भस्म है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या चीज़, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। तो अनुवांशिक कौन है, तो जीन है, कौन चीज, जीन है जो है अनुवांशिक है। नेक्स्ट चलते हैं, सोना में कौची मिलाया जाता है बाबू, ये भी बता दीजिए आप लोग। तो सोना में हम जानते हैं कि सोना एक है जो सबसे लचीला धातु है, और अगर जो इसको हम लोग क्या चीज़, इसको हम लोग अगर जो गहना कान वाली, नाक वाली, टोप वाली, मंटिका वाली अगर जो बनाना चाहते हैं कोई भी चीज़ गहना, तो कोई भी चीज़ गहना अगर जो बनाना चाहते हैं तो इसमें धातु को मिलावट खोजेगा, क्योंकि सोना शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। तो इसको कैरेट कम के यानी कि सोना के अगर जो हम हथौड़ी से ओरिजिनल सोना के मारेंगे तो बुकनी हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें मिला देते हैं, और मिला करके कान वाली, नाक वाली जो गहना हमारी बनती है उसको बनाते हैं। तो क्या चीज़ मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट, लोकटक झील को तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध कहाँ स्थित है, आप बता दीजिए। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। कहाँ है, लोकटक झील कहाँ है, लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है। और यह मणिपुर में जो है यह एक तैरता हुआ झील है, और पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील भी हम लोग कर सकते हैं, सबसे ताज़ा पानी का झील। पूर्वोत्तर यानी यह पूरब में मणिपुर जानता है, पूर्वोत्तर भारत का ताज़ा पानी का झील है। क्या चीज़ है, ताज़ा पानी का झील है, ताज़ा पानी का झील है। और इस पर एक उद्यान है किबुल लाम जाओ एक तैरता हुआ यानी एरे पर एक उद्यान है किबुल लाम जाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो लोकटक झील में ही स्थित है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी कौन लिखे हैं, आप बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन के जो थे, हर्षवर्धन की बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे, बाणभट्ट में नहीं, क्या चीज़, हर्षचरित्र लिखा था। क्या चीज़, हर्षचरित्र। और कालिदास बता दीजिए क्या क्या चीज़ लिखे हैं, तो रघुवंशम तो लिखे किए हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है रघुवंशम, मेघदूत, क्या चीज़, मेघदूत और अग्निमित्रम और इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और कैटिल्य, क्या चीज़, कैटिल्य कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र लिखे हैं। क्या चीज़, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट तो बतेबे किए हैं, हर्षवर्धन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, बाणभट्ट, हर्षवर्धन लिखे हैं। उसके बाद और कुछ जानना चाहते हैं इसमें तो बता दीजिएगा, और मैं बता देता हूँ क्या चीज़, क्या पूछा गया था, तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन या जो हर्षवर्धन थे। और बता देते हैं इन्हीं यानी कि आप लोग 4 बौद्ध संगति पढ़े थे, 5वां बौद्ध संगति आज जान लीजिए। 5वां बौद्ध संगति जो हुई थी, बौद्ध संगति, वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में हुआ था। और कहाँ, कन्नौज में हुआ था। कौन, कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था, कन्नौज में हुआ था। एगो बचिए गया, बभूति कौन पुस्तक लिखे हैं, बभूति जो है कौन पुस्तक लिखे हैं, तो मालती माधव। क्या चीज़, मालती, ये भी याद कर लीजिएगा, मालती माधव यानी मालती माधव कौन लिखे हैं, तो भभूति लिखे हैं। कौन लिखे हैं, भभूति लिखे हैं। उसके बाद देख लीजिए लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, तो ये आप तो जानबे करते हैं 95%, यानी कि ये जो है भूमिगत, क्या चीज़, यह भूमिगत यौगिक है। क्या चीज़ है, भूमिगत यौगिक है।
क्या चीज़ है, यह भूमिगत यौगिक है। और इस यौगिक के का इस यौगिक में जो है, इस यौगिक में कार्बन जो है लगभग 5 लाख, क्या चीज़ 5 लाख इसमें यौगिक, इस कार्बन में कार्बन जो है भूमिगत होता है, जो भूमि से कार्बन को निकाला जा सकता है। इसमें 5 लाख यौगिक होता है, इसीलिए इसको 5 लाख यानी ढेर मनी तो बहुविधि बंधन बनाता है। क्या चीज़, बहुविधि बंधन बनाता है। तो ऐसे ही आसानी से मार लेंगे इसको हम लोग। मानव शरीर में पेशियाओं को हड्डी से हड्डी जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, हलल। अब देखिए हड्डी से हड्डी जोड़ेंगे, कुछ सॉरी पेशिया से हड्डी क्या आ रहा है, क्या चीज़, तो क्या चीज़ है, टेंडन। टेंडन जो क्या है, टेंडन क्या चीज़ काम करता है, टेंडन अभी मैं बताता हूँ। क्या चीज़, टेंडन का काम क्या चीज़ है, टेंडन का क्या काम है, चीज़ है ये पेशियाँ, जो हमारे पेशियाँ हैं, पेशियाँ को हड्डी से जोड़ेगा। क्या चीज़ से, पेशियाँ को हड्डी से जोड़ेगा, हड्डी से जोड़ेगा। क्या चीज़ से, हड्डी से जोड़ेगा, पेशिया को हड्डी से जोड़ेगा। और मैं बता देता हूँ लिगामेंट का की काम है, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। क्या चीज़, हड्डी से हड्डी को जोड़ देना, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। ये दोनों याद रखिएगा। यानी टेंडन का क्या मायने, अगर पेशिया है, पेशिया से हड्डी को जोड़ा तो टेंडर ले लिया, पेशिया हेड, यानी कि दूसरे कोई ना टेंडर ले सकता है किसी चीज़ का, तो पेशी के टेंडर लिया, हड्डी। और क्या चीज़, लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी, सेम जनरेशन को लिगा यानी कि लिंगानुपात, लिंग से याद रखिएगा। तो पुरुष लिंग स्त्री लिंग के जोड़ेगा कौन, हड्डी से हड्डी, यानी दोनों लिंग के जोड़ेगा कौन, लिगामेंट। तो ये आपको आसानी से याद रहेगी। और जानते हैं कि हड्डी की संख्या कितना है मानव शरीर में, तो 206 होता है। ये सब आसान है लेकिन पूछ सकती है। और पेशियाँ कहने गया, पेशियों की मांसपेशियों की संख्या कितना है, तो मांसपेशियों की 500 है, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, आप बता लीजिए। तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। 18वीं शताब्दी में किस देश जर्मनी का शासन किया था, यानी कि 18वीं शताब्दी जब हुई थी तो कौन देश है जो जर्मनी पर शासन किया था, तो सांग वंश किया था। कौन से किया था, सांग वंश। और सांग वंश कौन है, सांग वंश कौन है, तो ये 18वीं शताब्दी में किया था। सांग वंश जो है चीन का वंश है जो जर्मनी पर शासन किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के दोनों लोकसभा और लोकसभा का कोरम के लिए कुल सदस्यों का संख्या कितना होता है, यानी कोरम का मतलब क्या चीज़ होता है, जो मैं बता देता हूँ कि अगर जो मैं मीटिंग करना चाहता हूँ तो मेरे मीटिंग में 60 लोग हैं, क्या लोग, 60 लोग, तो वो मीटिंग तब मान होगी वो 60 का 1/10 भाग अगर जो वह उपस्थित है तो वो मीटिंग मान्य होगी। अगर जो मीटिंग बुलाया गया है, ऐसे तो राष्ट्रपति द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है, तो अगर जो मीटिंग बुलाई गई है राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या उसका 1/10 भाग रहेगा, उसको हम लोग उसी को हम लोग कोरम कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, कोरम कहते हैं। तो कितना होना चाहिए, कितना 1/10। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जो एग्जाम्पल बताता हूं तो यह भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। 543 के 1/10 भाग यानी कि 1/10 भाग यानी लगभग 55 व्यक्ति आया होगा। कितना, लगभग 55 व्यक्ति आया होगा तब मीटिंग होगा, और नहीं आया होगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगा। आदमी नहीं तो मीटिंग कहाँ, तो उसी को 1/10 भाग होना चाहिए, उसी को हम लोग कोरम कहते हैं। फिर देख लीजिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो ये देख लीजिए भारत, यार ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है ना, उस एमटीएस के क्वेश्चन में भी आ गया है कि जो है कौन सी सूची, सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में उल्लेख किया गया। भारत की कौन अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में, कैवीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची। और बता देते 8वीं अनुसूची में कितना भाषा को रखा गया है, तो 22 भाषा को रखा गया है। कितना भाषा को रखा गया है, 22 भाषा को। इसमें कौन कौन नहीं है, राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है,
राजस्थानी नहीं है और इसमें अंग्रेजी भी नहीं है। क्या चीज़? अंग्रेजी भी नहीं है। तो यानी 2 भाषा को नहीं रखा गया है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए, स्वर्ण क्रांति किसे कहते हैं? ओहो, स्वर्ण क्रांति, तो यानी स्वर्ण क्रांति पुष्प उत्पादन को हम लोग स्वर्ण क्रांति कहते हैं। पुष्प ऐसे याद रखिए, पुष्प के क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो सूंघे वाला के स्वर्ण, यानी कि फूल को सूंघेंगे तो क्या चीज़? स्वर्ण क्रांति में कहेंगे। और देख लीजिए, और नीली क्रांति किसको कहते हैं? तो मत्स्य पालन को नीली क्रांति कहते हैं। और बता देते हैं, भूरी क्रांति किसको कहते हैं? तो उर्वरक उत्पादन को हम लोग भूरी क्रांति कहते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब आया था? और भारत आया तो इन्होंने भारत के नामे रख दिया। तो वास्को डी गामा जो है भारत के खोज में, यानी कि एक खोज में आया था और उन्होंने 1498 ईस्वी में भारत को खोज दिया था। कब? 1498 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में किसका खोज हुआ है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 1492 ईस्वी में किसका खोज हुआ है? और खोज किया था कोलंबस ने किया था। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दिमाग के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बता दिया हूँ इसे। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। मतलब चाणक्य को हम लोग तो चाणक्य जानबे करते हैं। चाणक्य को और कौन कौन नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को और कौन कौन से नाम से भी जाना जाता है? तो देख लीजिए, चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। एक नाम और है कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। कौन? चाणक्य। तो यह देख लीजिए, आराम से मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली ईरानी शासक जिससे भारत के कुछ भागों ने अपना अधीन कर लिया था, कौन है? कौन है जो पहली ईरानी शासक है जो है उन्होंने क्या चीज़? भारत के अधीन किया था। तो कौन है? यानी सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये ईरानी शासक जो है 560 ईसा पूर्व में आया था। क्या चीज़? 560 ईसा पूर्व में। ये बिल्कुल हार गया और इसको हम लोग लतिया थोपिया के भगा दिए। इल्ली भाग गया, जाओ। फिर ये आया 516 ईस्वी पूर्व में। क्या चीज़? 516 पूर्व समझ में आता है ना जी? यानी कि बोल दीजिएगा 560 में आया, भगा दिया, फिर 516 में आया, यानी कि घटेगा तो एक मतलब हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 516 ईस्वी पूर्व में फिर आया, तब फिर ये की काम किया? जीत लिया। और जीत लिया तो इसका क्या नाम था? तो डेरियस नाम था। क्या चीज़ था? डेरियस नाम था। नेक्स्ट देख लीजिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंती। नहीं दिल्ली। ओहो, मैथ आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम में तो मैथ पूछबे करती है। तो क्या चीज़? बिहार पुलिस का एग्जाम हो या मद्य निषेध का, मैथ तो रहबे करती है। यदि x का 15% और y का 10% का तिगुना हो तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करना है? x अनुपात y का अनुपात। जो बोलेगा मैं उसी को पढ़ूंगा। यदि x का 15%, क्या चीज़? x का 15%, तो x लिखिए, का 15%, 15 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर y का 10%, क्या चीज़? फिर बराबर दे दिए, y का 10% का तिगुना, यानी का तिगुना, तो एक अनुपात बाई के मान पूछ रहा है तो काटेगा कुछ हो? हाँ, 3 5 15, 5 दूनी के 10, कितना? 10। अब x अनुपात बाई लिखेंगे तो एकर मान होता है एने वाला और एकर मान होता है एने वाला। कोई दिक्कत? तो x का मान होगा एने वाला, तो एने कुछ खाली बचा है 2, और एने बाई के मान किधर वाला होगा? इधर वाला, तो एने कुछ हो, एक को बचल है नहीं, तो 2 अनुपात 1, यानी x अनुपात बाई के मान जो होगा 2 अनुपात 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ख में जो है 2 अनुपात। तो इस प्रकार से आसानी से बन जाएगी। मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इसी प्रकार से आसान रहेगी। फिर मैथे है, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैथ है तो उसके बाद देख लीजिए, आबरी की पूछा है x प्लस बाई और x माइनस बाई का अनुपात बता दे। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे x करके दिया है तो कुछ नहीं कीजिएगा। अनुपात के मतलब होता है बटा, तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं। 3x माइनस बाई
बटा इसको नीचे लेके चलाएंगे तो x प्लस 5y बराबर कितना है, तो ऊपर 5 और नीचे कितना 7। जिस प्रकार से इसको लिखे उस प्रकार से इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। लीजिए कर देते हैं, तो 21x माइनस कितना 7y बराबर बराबर, अब इन्हें गुना तुना कर दीजिए तो 5x और प्लस कितना 25y, इसको साथ गुना करेंगे ना जी, हाँ 25y। उसके बाद देख लीजिए एकरा एन्ने लाएंगे तो 21 में से 5 गया तो कितना 16x बराबर, एकरा ओन्ने एक जात को एक दने, एक जात के एक दने, तो इन्ने लड़का ओन्ने लड़की एन्ने। अब देखिए हमारा दने नहीं ओन्ने, फिर देखिए क्या चीज़, और इसको माइनस में है इधर भेजेंगे तो प्लस में, तो 25y तो इन्हें से पहले से है ये है, आयरा में 7 और जोड़ दिया कितना 7y, तो कितना हो जाएगा 16x बराबर 25 7 32y। तो अब काटेंगे तो 16 दूनी के 32, तो x अनुपात y के पहले मान निकाल लीजिए। तो बताएं x का मान एने वाला और y के मान एने वाला, तो x एने तो बचल है 2, तो ये 2 हो गया, y एने कुछ बचल है नहीं तो 1, यानी x अनुपात y के मान तो 2 अनुपात 1 आ गया। अब x प्लस y और x माइनस y पूछ रहा है, तो x के जगह कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस y के कितना मान आया है 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x के मान कितना आया है 2 आया है, माइनस y के मान कितना है 1 आया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 अनुपात 2 में से 1 गया तो 1, यानी 3 अनुपात 1 जो आएगी वो हमारी फाइनली आंसर है। ये मैं समझाया हूँ इतना डिटेल से बनाना नहीं है। ग नंबर जो है हमारी फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए हम, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो लो ये निकोलस कॉर्पनिक्स जो है, निकोलस कॉर्पनिक्स इन्होंने किए हैं, यह जो है निकोलस कॉर्पनिक्स ने किए हैं कि जो सूर्य किस यानी कि सर्वप्रथम स्थापित क्या था कि ग्रह सूर्य जो है परिक्रमा करता है, किसकी करता है, तो सूर्य क्या चीज सॉरी किसने सर्वप्रथम बताया था कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो निकोलस कॉर्पनिक्स ने बताया है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो कौन किया, यानी कि पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले, यानी ये लिखना चाहिए था कि पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है, तो भारत में दे दिया है, तेरा काट दीजिए। पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से हुआ है, तो तुर्की में सबसे पहले जो है पोलो खेल किया गया था। पोलो खेल जानते हैं ना कि एगो चुगधिल रहता है, क्या चीज़ चुगधिल, ये गेंद हुआ, एगो बड़का वो स्टिक होता है, क्या चीज़ ये स्टिक होता है, ये स्टिक से मारिए चुगधिल में पिलाइए, उसी को हम लोग पोलो कहते हैं। तो क्या चीज़ ये खत्म। निकल लीजिए, हैग्रोमीटर से मापा जाता है, ओहो बता दीजिए हैग्रोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है। आपको इतना पढ़ाए हैं कि हैग्रोमीटर हमरे खराब कर दिया गया है। तो हैग्रोमीटर से क्या चीज़, वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। क्या चीज़, वातावरणीय दाब है, क्या चीज़ दाब, तो वातावरणीय दाब क्या चीज़ से मापते हैं, बैरोमीटर से। क्या चीज़, बैरोमीटर से। दाब क्या चीज, यानी कि वायुमंडल नापते हैं, क्या चीज वातावरणीय दाब बैरोमीटर से। अब क्या चीज है, उच्च ताप, अधिक अगर जो तापमान हो तो किससे नापेंगे, तो उच्च ताप पायरोमीटर से। क्या चीज से, पायरोमीटर से, उच्च ताप पायरोमीटर से। उसके बाद क्या चीज़ है, वायु वेग, वायु के हम लोग नापे लगी कौची का उपयोग करेंगे, तो एनीमोमीटर। आप लोग को बताएं एनीमोमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दे दे आपको, यानी कि ये पहले दिया है तो अब इतना में कोई देगा। तो वातावरणीय की आर्द्रता नापने के लिए हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वातावरणीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, उच्च ताप को मापने के लिए पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पैरोमीटर क्या चीज, मीटर, पैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और मैं बता देता हूँ, और वायु वेग को नापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मैं पढ़ लूँगा, सुमेलित नहीं है तो मैं आराम से पढ़ूंगा। वाट, जहाज की चाल की मापते हैं, वाट से हो सकता है। नॉटिकल्स मिल यानी समुद्री की जो दूरी नापने का प्रयोग किया जाता है। तो नौसंचालन मतलब नौसैनिक जो है उसके संचालन के लिए जो है प्रयुक्त दूरी को इकाई, यानी कि समुद्र में जो
नापने के लिए उपयोग करते हैं तो नॉक्टिकल मील का उपयोग करते हैं। एंगस्ट्रम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को नापने के लिए एंगस्ट्रम का उपयोग करते हैं। और क्या चीज़ है, प्रकाश वर्ष, समय को मापने के लिए आप तो कुल जानते हैं कि दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग दूरी को मापने के लिए कि यानी कि सबसे अधिक दूरी अगर जो मापी जाती है तो वह प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है? तो जल से हल्का कौन होगा? जो जल में तैरे लगेगा वो जल से हल्का होगा। तो हम अन्य तो जाएंगे तो सोझे डूबिए जाएंगे, तो जल से हमारा हल्का थोड़ी है, 65 किलो के हैं। तो जल से हल्का क्या चीज़ है? सोडियम। सोडियम जानते हैं कि केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, केरोसिन में भी तैरता है, तो पानियों में तैरेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो अब बता दीजिए, नींबू केकर कारण खट्टा होता है? तो आपको बताया है ना जी, नींबू केकर कारण खट्टा होता है, तो आप बता दीजिए। या इसको मैं एक वो को छोड़ देता हूँ ताकि आप भी कुछ दिमाग थोड़ा सा लगाइए, और मैं बता देता हूँ। और टार्टेरिक अम्ल, और अम्ल के बारे में बता देता हूँ। टार्टेरिक अम्ल टर कब करने लगेगा? जब आपको बता दे कि इमली खाइएगा, तो इमली खाने से मुंह में पानी, इमली के नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो इमली को खाने के लिए टार्टेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? ओहो, तो कितना दांत जो है 2 बार विकसित होता है। 2 बार विकसित हमरा कहे के मतलब हुआ ना, एक बार टूट गया तो दोबारा बिहार भी आ गया। तो दांत इशू जानते हैं कि 4 प्रकार के होता है, मोरल, प्रीमोलर, केनाइन और चवर्णक, तवर्णक जिसको कहते हैं। यानी कि तो यह दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है, 4 भाग में बटा होता है, और यह जो होता है 32 दांत होता है। और 20 दांत जो हमारी हो गई, 20 दांत यानी 20 दांत जो होती है वही एक बार टूटती है तो दोबारा आती है, लेकिन और 12 दांत टूटने पर वो दोबारा नहीं आती है। यानी आगे का जो दांत जनारा है और केनाइन या नोनियोखिला जो दांत है, कृतनक जिसको कहते हैं, वो भी दोबारा टूटने पर आ जाती है। लेकिन जिसको हम लोग चहुआ कहते हैं, चहुआ बादे में जलमता है, ये टूटबे नहीं करता है। तो 20 दांत है जो दोबारा टूट करके विकसित होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव शरीर में होते हैं, कौची होते हैं जी? तो मानव शरीर में लगभग 70% से ऊपर पानी होता है। कितना? 70% से ऊपर पानी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या जो होती है 15 होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंबई को किस ओपनर ने 50 ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाला इतिहास का सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? तो यानी कि वनडे की बात नहीं, जब मुंबई के तरफ से खेल रहे थे तो 50 ओवर में दोहरा शतक लगाने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के कौन हैं? तो यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल के बारे में जान लीजिए, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक मारे हैं, आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक। और इन्होंने जब मारे थे, मुंबई की तरफ से खेल रहे थे दोहरा शतक, तो इनको लगभग 17 वर्ष यानी 17.5 कहिए, 297 दिन ऐसी शायद हुआ था। तो 17 वर्ष 8 महीना लगभग कह दीजिए, उतना हुआ था। इतना में ही इन्होंने दोहरा शतक मार दिए, इसीलिए सबसे कम उम्र के कहा जाता है यशस्वी जायसवाल को। और आईपीएल अभी जो चल रही है हाल फिलहाल में, आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों में 50 अपना बना लिया है। 13 गेंदों में इन्होंने अपना अर्धशतक जमा लिया है। कितने गेंदों में? अर्धशतक जमा लिया, यानी कि आईपीएल के सबसे तेज 50 मारने वाले में से भी बन गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, और अभी इनका वर्तमान उम्र जो बची है वो कितना है? 21 वर्ष। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अधिनियम बता दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। और अनुच्छेद बता दीजिए कि अनुच्छेद कब किया गया था? तो अनुच्छेद जो है, कितना अनुच्छेद इसको आता है? लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा ताकि आपको बनाने में आसान हो जाए। फिर देख लीजिए, फिर मैथे आ गया।
अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिए 3 वो है ए बी सी, किसी कार्य को 5, 10 और 15 दिन में करता है। कई व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति है। कोई काम को ए जो है वही काम को 5 दिन में करता है, और की है बी जो है 10 काम करता है, और सी जो है 15 दिन में वही काम को करता है। तो ये क्या चीज़, ये तो दिन हो गया। क्या चीज़ हो गया? दिन हो गया। आप लोग जानते हैं कि और पढ़ते हैं हम लोग, ए बी सी ने साथ मिलकर काम किया, साथ मिलकर किया यानी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर काम किया। तो पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा किया तो ओकरा जो है कितना 8800 रुपया मिला। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी को कितना मिलेगा? तो सबसे पहले बताते हैं दिन का उल्टा क्षमता, यानी आपको क्षमता तो पैसा तो देगी क्षमता के अनुसार, दिन के अनुसार थोड़ी कि आप जितना काम करिएगा उसके अनुसार पैसा देगी। टोटल तो सेम ही काम किया है, लेकिन कोई 5 दिन में किया है, कोई 10 दिन में किया है, कोई 15 दिन में किया है। तो देखिए दिन का उल्टा क्षमता, तो क्षमता से इसको आकलन करेंगे। क्षमता यानी 1/5, ये 5 है तो 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये उल्टा करेंगे तो एक मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो एक 1 है तो एक टंगड़ी पकड़ के उलट देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे 10, वही प्रकार के एक उल्टा करेंगे तो 1/15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जानते हैं कि रेशियो जो होता है बटा में नहीं होता है। रेशियो क्या चीज़? बटा में नहीं होता है। तो बटा से हटाने के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे कि यानी जेकरा निकाले के रहेगा ना ओरे झाँप देंगे। तो पहले हमारा 1 निकाले के है, केकरा निकाले के है? 1 निकाले के, तो 1 झाँप देंगे और ये दोनों के गुना कर देंगे। 15 दहाई के 150, तो ये 150 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब एकरा यानी कि इसको गुना कर रहे हैं तो ये 150 हो गया। अब देखिए बिचला के लिखना है तो बिचले के झाँप दीजिए, झाँप दिए बिचला के, देखिए बिचला के झाँप दिए तो इधर क्या 5, इधर 15, 15 5 75। फिर उसके बाद देख लीजिए अब एकरा निकालना है, केकरा? सी वाला के, तो एरा झाँप दिए तब 10 5 50 यानी 50। इसको काटना चाहिएगा तो काट लीजिए, काटिएगा तो आसान बनने में होगा। तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 25 तिया 75 से 25 दूना 50, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक क्षमता हो गया कि ये क्षमता काम करता है, यानी ए जो है 1 दिन में 6 काम करेगा, बी जो है 3 काम करेगा और सी जो है 1 दिन में मात्र 2 काम करेगा। और तो वो क्षमता के अनुसार हम लोग पैसा देंगे। तो टोटल एजा कुल है कितना काम कर रहा है 1 दिन में? तो 6 3 9 दूनी 9, 6 3 9 और 9 2 11, यानी कि 11 एक क्षमता कितना है? 11 क्षमता है। कितना क्षमता है? 11 के क्षमता है, 11 के क्षमता है। और एकरा पैसा कितना देवे के है? 11 काम करेगा तो पैसा कितना देवे के है? कुल है बीच के 1 दिन के पैसा निकल जाएगा अब 8800 रुपया देवे के कटेगा। हाँ तो 1 काटेंगे तो 8 बार में यानी 800, यानी कि एक काम कोई करेगा तो हम 800 रुपया देंगे। क्षमता का मतलब यही ना, 1 दिन कोई काम करेगा तो 800 रुपया देंगे हमें। तो यह 3 काम किया है, तो बी ए ना पूछ रहा था, तो बी कितना काम किया है? 3 काम किया है। तो 3 गुने 8, 8 तिया 24, यानी बी को जो मिलेगा 2400 हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा? बी को जो मिलेगा 2400 हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा? 2400। तो कहाँ गया आंसर? यह 2400। ये बहुत ही आसान होती है, दिन के उल्टा काम, काम के उल्टा क्षमता, ऐसी करते रहिए, हो गया। जे पूछ दो ये बी के 3/4 समय के तुलना में आधा काम करता है। तो टोटल दिया है, सेम टॉपिक से दी है, तो ये टॉपिक तो आसान ही है। आप जो है हमारा ऑफलाइन क्लास चल रही है, रुक्मिणी एजुकेशन जो सेंटर है, हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है सुबह, आप भी इसका लुत्फ उठाइए। और यह जो है मैथ सौरभ सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हम भी जो है सौरभ सर के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जो है इस मैथ उनसे पढ़िएगा तो बहुत ही आसान तरीका से मैथ बताते हैं और बड़ी ही प्रोफेशनली तरीका से बताते हैं, सभी को जो सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो क्या चीज़ है? ए बी के 3/4 समय, ए बी के 3/4, ए जो है बी के 3/4, तो बी के कितना? 3/4 लिख दिए, जो बोलेगा मैं लिख दिया हूँ। ए बी के 3/4 समय दिया हुआ है,
के तुलना में आधा काम करता है। तो एक कर तुलना में ना ये आधा काम, ये एक काम किया तो एक कर आधा काम करेगा, तो यानी 1/2 इतना काम किया, आधा काम किया। अब देखिएगा की करेगा, एकरा से एकरा हम लोग काट सकते हैं, तो ये 2 हो गया, तो ए बराबर की चीज हो बच जाएगा बी गुने 3/2, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये नहीं चल जाएगा, यानी 2a बराबर कितना 3b। अब देखिए ए अनुपात बी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो मैं बताया हूँ कि इसका इधर वाला ए का मान इधर वाला और बी के मान इधर वाला होता है। तो ए के मान इधर वाला कितना 3 और बी के मान इधर वाला कितना 2। अब आगे पूछ रहा है, तो दोनों एक साथ कार्य करेगा तो 18 दिन में करेगा। तो टोटल काम तो हमरा मालूम नहीं है कि कितना काम है, तो लेकिन ये मालूम है कि 18 दिन में काम करेगा। तो ये दोनों मिलके अगर जो काम कर रहा है तो कितना दोनों मिलके करेगा, तो 3 और 2 कितना 5 में हो जाएगा, तो 18 दिन करेगा। तो यानी कि 18 गुने 5, यानी एक दिन में ये 3 काम करता है, 2 काम, तो यानी एक दिन में दोनों मिलके करेगा तो 5 काम, 18 दिन तक किया है, तो टोटल काम कितना 18 5 90, कितना 18 5 90। और की पूछ रहा है, तो बी कितना दिन में करेगा इसी काम को, तो बी ये जाए एक दिन में 2 काम करता है, तो ये जाए कई क्या 2 यानी 45, यानी बी जो है 45 दिन में काम कर लेगी हमारी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, ये एक काम को 18 दिन में, फिर मैथ में है, ये एक काम को 18 दिन में बी एक वही काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि वे 9 दिनों तक काम किया है तो वह काम का प्रतिशत शेष बता दीजिए। यानी कि दोनों को हम अगर जो एलसीएम लिख लेते हैं, यानी कि जो काम कर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति काम कितना दिन में किया है उसका अगर जो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं, यानी पूरी काम कहते हैं। तो देखिए ये जो है आसानी से, ये जो है कितना काम करता है एक दिन में, ये जो है कोई काम को 18 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 18 दिन में। अब क्या चीज़ है बी वही काम को कितना दिन में करता है, तो 36 दिन में करता है। अब दोनों के एलसीएम यहाँ निकालेंगे, यानी लघुत्तम, दोनों के लघुत्तम कितना हो जाएगा 18 और 36 का लघुत्तम 36। अब देखिए कई बार में कटेगा, तो 18 दूनी के 36, 2 बार में 36 से कम 36। ये जो 2 1 आ गया, ये सोच रहे होंगे कि आपकी क्या चीज़ आया है, तो ये क्षमता आया है। यानी कि टोटल 36 काम था, तो ये 18 दिन में काम किया है, तो यानी एक दिन में एकर काम करे की क्षमता 2 होगा। और 36 को टोटल काम में 36 दिन में किया है, तो एकर काम करने की क्षमता यानी एक के काम एक दिन में करेगा। तो टोटल वर्क ये जो हो गई, टोटल हमारा वर्क हो गया, यानी टोटल काम हो गया। क्या चीज़, टोटल काम हो गया। अब पूछ रहा है ना, कह रहा है यदि दोनों मिलकर 9 दिन तक साथ काम किया है, 9 दिन तक, तो एक दिन में 2 काम है, एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना 3 काम करेगा। तो 9 दिन तक काम किया, तो 9 गुने 3 कितना 27, यानी दोनों मिलकर 27 काम कर चुका है। अब क्या चीज़ पूछ रहा है, तो कितना प्रतिशत शेष बच गया है। तो कुल्हे का 36 गो है, ये है 27 को करिए दिया है, तो 90 काम ना बचल है, 9 काम कितना 9 काम बचल है, और टोटल काम कितना है 36 काम है। तो कितना प्रतिशत बचल है, प्रतिशत में बदलने लगी 100, 9 चौका 36, 4 से इन्हें काट देंगे 25, यानी 25 चौका 100, यानी 25% काम जो है बचल है, और काम किए इतना कर दिया है, तो 75% काम कर दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी हमारी राइट आंसर। बहुत ही आसान है, इसको आसानी से बना सकते हैं। यह देखिए, यह हमारी ऑप्शन नंबर डी है 25। नेक्स्ट चलते हैं, राजेश फिन मैथे है, रेगुलर मैथे चल रहा है। राजेश 900 रुपया में एक मेज खरीदा। क्या चीज़ खरीदा, एक मेज खरीदा तथा उसे बेच दिया। तो राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट दिया, यानी 900 में खरीदा, 900 में खरीदा, और इसको कहा ना पहले तुमको हम छूट देंगे 10%। लो भाई 10% छूट दिया। इसको 2 तरीका से बता देता हूँ। तो 10% छूट दिया, पहला काम किया, जैसे बोलेगा उसी करना है, 10% छूट। तो जानते हैं 10% निकाले का रहेगा, तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, तो यानी 90 रुपया का छूट दिया 900 में। तो कितना में बेचा होगा 90, 810 रुपया में। और फिर कहा कि वह 20 रुपया का छूट, 20% के छूट दिया, कितना, तो इसका 20% निकालेंगे। तो इस प्रकार से निकालिएगा तो आपको गुना करने में काफ़ी तकलीफ होगी। तो मैं इससे शॉर्ट मेथड में बता देता हूँ। क्या चीज़,
जिसको सौरभ सर बताए हैं वही मेथड से मैं बता देता हूँ, सक्सेसिव मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। या कि अगर जो लगातार 2 छूटी इस प्रकार से देले है ना तो आप आसानी से करिएगा। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, अब माइनस छूट के बात कर रहा है तो ए गुने बी अब बट्टा 100। ये जो होता है सक्सेसिव मेथड का फार्मूला, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, जो आएगा उसका परसेंटेज निकाल देंगे। अब देख लीजिए क्या चीज़ बोल रहा है। तो पहले 10%, तो एगो 10 अब प्लस कितना 20, छूट के नहीं बात कर रहा है तो माइनस करेंगे, छूट तो माइनस, फिर कितना 10 गुने 20 अब बटा कितना 100, निकाल 1 शून्य खत्म, 2 शून्य 30 हो गया, 30 में से 2 गया तो कितना 28, यानी 28% के टोटल जो है छूट दिया है। कितना परसेंट, यानी कि कहिएगा 10 और 20 30% के न दिया है, नहीं 2 छूट दिया है, 2 को छूट दिया है, तो दोनों छूट के हम निकाले हैं 28%। अब क्या करा, 900 रुपया में मेज खरीदा है तो बेचा है कितना, बेचेगा कितना, 2 को छूट दे दिया है तो 900 में खरीदा है, कितना में 900, एक 28%। अगर जो काटेंगे बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी कितना आ जाएगा, 9 दूनी के 18 के इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 9 अठी के 72, 72 के 2, बाकी हाथ में 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, यानी 252 रुपया के छूट दिया है। कै रुपया के छूट दिया, 252 रुपया के। तो बेचा हुआ कितना में, तो खरीदा 900 में और छूट दिया 252 रुपया के, तो यानी कि जरूर बेचा होगा 648 रुपया में। कितना में बेचा होगा, 648 रुपया में। तो यह हमारी 648 है, हाँ ऑप्शन नंबर बी 648। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ अब खत्म हो गया, अब मेरा कोई काम नहीं। ये भी जो है एमटीएस के जो चल रही एग्जाम, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन, किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं ने अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं है, किया जा सकता है भारतीय संविधान के इस किस अनुच्छेद में। यानी कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आप अगर जो नहीं जानते हैं कि हमको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो ये आप पूछ सकते हैं कि आप गिरफ्तार हमको क्यों किए हैं। अगर जो कोई मामला है तो आप अपना मन पसंद के वकील रख सकते हैं कि अपना मन जो इच्छा करे जौन वकील से आप अपना जो है वकालत करवा सकते हैं। तो इस कौन अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 20 के 3 में किया गया है। क्या उनमें 20 के 3 में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो ये बता दीजिए, थोरियम का जो है मोनाजाइट अयस्क है। बिहार का महिला डाकघर किस शहर में खोला गया था, पहला, यानी तो पहला बिहार का, जब पहला लिखेगा तो महिला लिखा है, अरे हमर है ना टाइपर वो, यानी कि बिहार का पहला डाकघर, तो डाकघर है जी राजधानी में ना खुलेगा, कि अब कहाँ खुलेगा, तो राजधानी में खुला है पटना में, तो बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार के पहला डाकघर किस शहर में खोला गया था, तो पटना में खोला गया था। तो इस प्रकार से जो है हमारी बिहार पुलिस को जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलती है, मैं देख रहा हूँ आसानी से मैं करवाया हूँ प्रैक्टिस, कोई इसमें हार्ड वुड है नहीं। तो आप लोग भी हमारे साथ जो है प्रैक्टिस कीजिए बिहार पुलिस का और इसका पूरा लुत्फ उठाइए। इसी के साथ मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ। धन्यवाद।